दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। दोस्तों, कहानी का टाइटल है द बियर एंड गोलू एंड मोलू। बियर का मतलब भालू, भालू और गोलू और मोलू। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गोलू एंड मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। और दोस्तों, इस वाक्य में वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है और ये जो फास्ट है ये एडजेक्टिव है। देखिए, फास्ट का मतलब वैसे तेज़ होता है जो कि एडजेक्टिव है। उसके अलावा फास्ट का मतलब घनिष्ठ भी होता है, जैसे हम बोलते हैं जैसे पक्के दोस्त, घनिष्ठ या फिर जिगरी दोस्त, उसे भी फास्ट फ्रेंड कहा जाता है। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि गोलू एंड मोलू वर फास्ट फ्रेंड्स। गोलू और मोलू अच्छे या कह सकते हैं कि जिगरी दोस्त थे। गोलू वॉज लीन एंड थिन वेयर एज मोलू वॉज फैट। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। गोलू वॉज लीन एंड थिन। दोस्तों, थिन का मतलब होता है पतला और लीन का मतलब होता है छरहरा, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी काया बिल्कुल पतली दुबली हो, दुबला हो, उसको लीन कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि गोलू दुबला और पतला था। वेयर एज जबकि मोलू वॉज फैट, जबकि मोलू मोटा था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि गोलू दुबला और पतला था जबकि मोलू मोटा था। पीपल इन द विलेज लाफ्ड एट दिस कॉम्बिनेशन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लाफ मतलब हंसना, सेकंड फॉर्म लाफ्ड। लोग गांव, पीपल इन द विलेज मतलब कि गांव में लोग लाफ्ड हंसते थे एट दिस कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन था, ये जो जोड़ी थी, इस पर जो गांव के लोग थे वो हंसते थे। फॉर अ मेजर पीरियड ऑफ द डे दे वुड बी सीन टुगेदर। फॉर अ मेजर पीरियड ऑफ द डे का मतलब हुआ कि दिन के अधिकतर समय दे वुड बी सीन टुगेदर, उन्हें एक साथ देखा जाता। चलिए, और दोस्तों ये जो वाक्य है पैसिव है जहाँ पर वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और टुगेदर मतलब एक साथ। तो क्या अर्थ हुआ कि दिन के अधिकतर समय दे वुड बी सीन टुगेदर, उन्हें एक साथ देखा जाता। एवरीवन एडमायर्ड देयर फ्रेंडशिप। दोस्तों, एडमायर का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। एडमायर्ड नोट कर लीजिए, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। देयर मतलब उनकी, उनका, उनकी, उनके। एवरीवन एडमायर्ड देयर फ्रेंडशिप, हर कोई उनकी दोस्ती की प्रशंसा करता था या कह सकते हैं उनकी दोस्ती की तारीफ़ करता था। वंस दे गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड्स। दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल हों तो दे का यूज़ किया जाता है। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। गेट का मतलब मिलना, किसी चीज़ का प्राप्त होना। सेकंड फॉर्म में गॉट। और इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण। वंस एक बार दे गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, एक बार उन्हें अपने एक दोस्त से
निमंत्रण या कह सकते न्योता मिला। हु हैड इन्वाइटेड दैम, जिसने उन्हें आमंत्रित किया था। और दोस्तों यहाँ हु का यूज़ किया गया। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। हु हैड इन्वाइटेड दैम, जिसने उन्हें आमंत्रित किया था। टू अटेंड, शामिल होने के लिए। हिज सिस्टर्स मैरिज, अपनी बहन की शादी में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार उन्हें उनके एक दोस्त से निमंत्रण मिला जिसने उन्हें आमंत्रित किया था। टू अटेंड हिज सिस्टर्स मैरिज, जिसने उन्हें अपनी बहन की शादी में या कह सकते हैं विवाह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। द मैरिज वॉज टू टेक प्लेस इन अ नियर बाई विलेज। दोस्तों टेक प्लेस, वैसे टेक मतलब लेना होता है और प्लेस का मतलब स्थान होता है, लेकिन दोस्तों देखिए इंग्लिश में यही चीज़ है, कई बार दो शब्द मिलकर भी एक वर्ब बन जाती हैं। यदि आप इनको अलग अलग देखेंगे तो टेक मतलब लेना भी होता है, ले जाना भी होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है। और प्लेस का मतलब होता है स्थान, लेकिन जब ये दोनों शब्द एक साथ आएंगे तो टेक प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का, किसी भी घटना का होना, घटित होना। और ये जो वाक्य ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। यदि सेकंड फॉर्म के बारे में बात की जाए तो सेकंड फॉर्म टुक प्लेस है, थर्ड फॉर्म है टेकन प्लेस। फिलहाल ये फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ वॉज टू का यूज़ किया गया। वॉज टू का यूज़ जब किया जाता है जब हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कुछ होना था, तो ऐसे वाक्यों में वॉज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। क्या अर्थ हुआ? द मैरिज वॉज टू टेक प्लेस इन अ नियर बाई विलेज, विवाह एक नज़दीकी गाँव में होना था। बट इन ऑर्डर टू रीच द विलेज one had to pass through a forest which was full of wild animals like tigers and bears। क्या अर्थ हुआ? इन बट लेकिन इन ऑर्डर टू रीच द विलेज। दोस्तों इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए या फिर के वास्ते। रीच मतलब पहुंचना, तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब वो हुआ कि लेकिन गांव पहुंचने के लिए या कह सकते हैं कि गांव पहुंचने के वास्ते वन हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट। वन हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट मतलब कि जंगल से होकर गुजरना पड़ता। पास थ्रू मतलब कहीं से होकर गुजरना। विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो कि जंगली जानवरों जैसे कि शेर मतलब कि बाघ और भालुओं से भरा हुआ था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि बट इन ऑर्डर टू रीच द विलेज, लेकिन गांव पहुंचने के लिए वन हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट, जंगल से होकर गुजरना पड़ता। विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड बियर्स, जो कि जंगली जानवरों की जैसे कि बाघ और भालुओं से भरा हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसा हमने कहानी में देखा था कि एक जो ये दोनों दोस्त हैं उनमें जो गोलू है वो बिल्कुल लीन है, दुबला है, पतला है, जबकि जो मोलू है वो फैट है। तो कहानी के हिसाब से आप देख सकते हैं ये है गोलू क्योंकि ये पतला दुबला है और ये है मोलू। आप में से किसी ने ये सुझाव दिया था कि सर आप चित्र भी दिखाई कीजिए, तो दोस्त इससे कहानी जो है अच्छे से समझ आती है और कहानी सुनने में एक चाव भी आता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ये पिक दिखा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। While walking through the forest, Golu and Molu saw a bear coming towards them. While walking through the forest, while का मतलब होता है दोस्तों दौरान और walk का मतलब होता है चलना, यात्रा करना, पैदल चलना। तो क्या अर्थ हुआ? While walking through the forest, जंगल में यात्रा या कह सकते हैं कि जंगल में चलने के, पैदल चलने के दौरान, या कह सकते हैं इस तरह से कि जंगल में चलने के दौरान गोलू एंड मोलू सो अ बियर कमिंग टुवर्ड्स देम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाते हैं। SEEC का मतलब होता है देखना और ये सेकंड फॉर्म है SAW। आप इसे नोट कर लीजिए। और दोस्तों कई लोग इसको सा पढ़ते हैं जो कि एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो इसको जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है सौ, तो आप भी इसको सौ पढ़ें। तो क्या अर्थ हुआ कि जंगल में चलने के दौरान गोलू एंड मोलू सो अ बियर कमिंग टुवर्ड्स देम। गोलू और मोलू ने एक भालू को अपनी ओर, टुवर्ड्स मतलब की ओर, देम मतलब अपनी ओर आते हुए देखा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जंगल में यात्रा करने के दौरान या कह सकते हैं जंगल में चलने के दौरान गोलू और मोलू ने एक भालू को अपनी तरफ आते हुए देखा।
बोथ ऑफ दैम गॉट फ्राइटेंड। दोस्तों ये जो शब्द है फ्राइटेंड, आप इसको नोट भी कर लीजिए, FRIGHTENED, अच्छा शब्द है। फ्राइटेंड एडजेक्टिव है और यहाँ पर इसको एक वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि जब हम किसी एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में प्रयोग करते हैं तो दोस्तों हमें कभी भी किसी सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इसको आपको एक उदाहरण से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं इस शब्द को लेकर वाक्य बनाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि ही इज़ फ्राइटेंड या फिर ही वॉज फ्राइटेंड, तो सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में हम वाक्य को बना सकते हैं। फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत होना, डरा हुआ होना। तो जो मैंने एक वाक्य बनाया जैसे कि ही इज़ फ्राइटेंड या फिर ही वॉज फ्राइटेंड, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सिंपली क्या करा, एडजेक्टिव का प्रयोग करके और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बना दिया कि वह डरा हुआ है या फिर वह भयभीत है। तो इसको हम कैसे बना देंगे, ही इज़ फ्राइटेंड, वह डरा हुआ था या फिर वह डरा हुआ था, ही वॉज फ्राइटेंड। लेकिन दोस्तों अब यहाँ इस वाक्य के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो दोस्तों होता क्या है, जब आप एक एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं तब आपको वहाँ पर किसी सपोर्टिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रीज़न ये है कि हम सिंपल के अंदर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में वर्ब का प्रयोग नहीं करते। लेकिन दोस्तों जब आप इसी एडजेक्टिव को किसी ऐसे वाक्य में प्रयोग करते हैं जहाँ पर आप इस शब्द को एक वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ दोस्तों सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किया गया। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि गेट फ्राइटेंड जो है वो वर्ब बन जाएगी। गेट फ्राइटेंड का मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना, और ये पास्ट का वाक्य इसलिए गॉट लगाई गई है। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि सपोर्टिंग वर्ब आपको नहीं सोचना चाहिए, आप ऐसा ना सोचें कि जो सपोर्टिंग वर्ब है वो सिर्फ गेट आएगी। अब ये डिपेंड करता है वाक्य के ऊपर, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वहाँ पर हमें सपोर्टिंग वर्ब है वो लेनी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए सैड है, जैसे आप सैड का मतलब उदास होता है, अब आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आप यहाँ पर बिकम का यूज़ करेंगे, जैसे कि ही बिकेम सैड, इस टाइप से। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बात बताई है समझ गए होंगे कि जब भी आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ आपको वहाँ पर करना होगा। तो गेट फ्राइटेंड का मतलब डरना, और ये पास्ट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। बोथ ऑफ दैम गॉट फ्राइटेंड का मतलब हुआ कि वे दोनों डर गए, या कह सकते हैं वे दोनों भयभीत हो गए। गोलू हु वॉज लीन एंड स्किनी रैन टूवर्ड्स अ बिग ट्री एंड क्लाइम्ड ऑन इट। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या अर्थ हुआ कि गोलू हु वॉज लीन एंड स्किनी, गोलू जो दुबला और पतला था, स्किनी का मतलब भी पतला होता है, जो दुबला और पतला था, रैन टूवर्ड्स अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ की तरफ दौड़ा, एंड क्लाइम्ड ऑन इट, और उस पर चढ़ गया। क्लाइम का मतलब चढ़ना होता है, ये सेकंड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि गोलू जो दुबला पतला था वो एक बड़े पेड़ की तरफ दौड़ा और उस पर चढ़ गया। पुअर मोलू बीइंग फैट, बेचारा मोलू, बीइंग फैट मतलब कि मोटा होने के चलते, कुड नॉट रन फास्ट, तेज़ नहीं दौड़ सका, एंड क्लाइंब अप द ट्री, और पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। और दोस्तों यहाँ देखिए कुड का यूज़ किया गया, इसको भी आप समझ लीजिए। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई भी क्रिया के मतलब कोई पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं, जैसे कि इसकी जो पहचान है वो आप याद कर लीजिए, सका, सकी, सके, पाया, पाई। जब किसी वाक्य की टेल पर आए तब कुड का प्रयोग किया जाता है। यदि नेगेटिव होगा तो कुड नॉट और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि बेचारा मोलू बीइंग फैट मतलब मोटा होने के नाते या फिर मोटा होने के भी वजह से, कुड नॉट रन नहीं दौड़ सका, फास्ट तेज़ नहीं दौड़ सका, एंड क्लाइंब अप द ट्री और पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। बट ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, शो का मतलब दिखाना होता है, किसी चीज़ का प्रदर्शन करना, सेकंड फ्रॉम शोड। बट ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है एक तरह से त्वरित बुद्धि। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जब हम अचानक से ऐसी कोई हमारे सामने परेशानी संकट आए कि व्यक्ति अपना मतलब जो उसका जो सूझबूझ है, जो विवेक है, उसको ना खोए, मतलब वो एकदम सही एक डिसीजन ले, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, बट ही शोड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन उसने अपनी जो त्वरित बुद्धि थी उसका प्रदर्शन किया। ही हैड हर्ड, और दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, ये भी पास्ट परफेक्ट है, हियर मतलब सुनना, और ये थर्ड फॉर्म है। ही हैड हर्ड का मतलब हुआ कि उसने सुना था, दैट की बियर्स डिड नॉट ईट डेड बॉडीज़। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही
अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस चीज़ को आप नोट भी जरूर करें, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट फिर फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होती है। तो क्या अर्थ हुआ कि ही हैड हर्ड, उसने सुना था, दैट की उसने सुना था कि बियर्स डिड नॉट ईट डेड बॉडीज़ की भालू मृत शरीर मतलब कि जो लाश हैं उनको नहीं खाते हैं। चलिए, सो इसलिए ही ले डाउन स्टिल, स्टिल का मतलब होता है स्थिर, इसलिए वो स्थिर होकर नीचे लेट गया ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, एंड हेल्ड हिज ब्रीथ, और उसने अपनी सांसों को थाम लिया। होल्ड का मतलब रोक लेना, थाम लेना सेकंड फ्रॉम हेल्ड, और उसने अपनी सांसों को रोक लिया, थाम लिया। फॉर ए वाइल, कुछ देर तक, फीलिंग हिमसेल्फ डेड, अपने आप को मरा हुआ दिखाते हुए। आगे देखिए, द बियर केम नियर मोलू, भालू मोलू के पास आया। कब मतलब आना, और सेकंड फॉर्म केम, नियर मतलब पास, भालू मोलू के पास आया। ग्रोलिंग, गुर्राता हुआ, ग्रोल मतलब गुर्राना, और ये ग्रोलिंग है। तो क्या अर्थ हुआ कि भालू गुर्राता हुआ मोलू के पास आया। ही स्निफ्ड एट हिज फेस, स्निफ का मतलब होता है दोस्तों जो पशु जो है जो अपने बड़े बड़े नथनों से सूंघते हैं उसको स्निफ कहा जाता है। क्या अर्थ हुआ, ही स्निफ्ड एट हिज फेस एंड बॉडी, उसने उसके शरीर और चेहरे को सूंघा। ही टुक मोलू टू बी अ डेड बॉडी एंड वेंट अवे, उसे मोलू मरा हुआ लगा, मृत शरीर लगा, एंड वेंट अवे, और वो चला गया। आगे देखिए, When the bear had gone away, जब भालू चला गया, दूर चला गया, गोलू क्लाइम्ड डाउन द ट्री, क्लाइम डाउन जैसे दोस्तों क्लाइम अब होता है चढ़ना, वैसे ही क्लाइम डाउन उतरना, सेकंड फॉर्म में क्लाइम्ड। क्या अर्थ हुआ कि व्हेन द बियर हैड गॉन अवे, भालू के चले जाने के बाद, गोलू क्लाइम डाउन द ट्री, गोलू पेड़ से नीचे उतरा। ही वेंट टू मोलू एंड आस्क्ड, वह मोलू के पास गया और कहा, आई सॉ द बियर टॉकिंग टू यू, उसने क्या कहा कि मैंने देखा भालू तुमसे बात कर रहा है। वॉट डिड ही से टू यू माई फ्रेंड, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर डिड के साथ सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और यदि इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग हमें करना होगा तो हेल्पिंग वर्ब से पहले उसे मेंशन करना होगा, जैसा यहाँ पर किया गया है। व्हाट मतलब किया, तो उसने क्या कहा, आई सॉ द बियर टॉकिंग टू यू, मैंने भालू को आपसे बात करते हुए देखा। व्हाट डिड ही से टू यू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त उसने आपसे क्या कहा। डोंट कॉल मी ए फ्रेंड, मुझे दोस्त मत कहो। सैड मोलू, मोलू ने कहा। एंड दैट इज़ वॉट द बियर ऑल्सो टोल्ड मी, और यही बात भालू ने भी मुझे बताई। ही सैड, उसने कहा, डोंट ट्रस्ट गोलू, गोलू पर भरोसा मत करना। ही इज़ नॉट योर फ्रेंड, वह आपका दोस्त नहीं है। गोलू वॉज वेरी अशेम्ड, दोस्तों अशेम्ड का एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो क्या अर्थ हुआ, लज्जित होना। गोलू वॉज वेरी अशेम्ड, गोलू बहुत ज़्यादा लज्जित हुआ। ही फेल्ट सॉरी टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड अलोन व्हेन इन डेंजर, फील सॉरी मतलब दुख होना, सेकंड फेल्ट। ही फेल्ट सॉरी मतलब उसे बहुत दुख हुआ, खेद हुआ। टू हैव लेफ्ट हिज फ्रेंड अपने दोस्त को छोड़ने का, अलोन अकेला छोड़ने का, व्हेन इन डेंजर जब खतरे में था। तो क्या अर्थ हुआ कि उसे जब उसका दोस्त खतरे में था उसे अकेले छोड़ने पर बहुत दुख हुआ। दस इस प्रकार से देयर फ्रेंडशिप एंडेड फॉर एवर, एंड का मतलब ख़त्म हो जाना और ये सेकंड फॉर्म है, और फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। इस तरह से उनकी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। चलिए दोस्तों, कहानी का जो मोरल है वो भी देख लीजिए। आ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, दोस्तों ये एक फ्रेज़ है जिसका अर्थ होता है कि जो दोस्त किसी कठिन समय में या संकट में काम आता है वही वास्तव में असली दोस्त होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों उसके अलावा आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों, आप थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि इस टाइप से कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। आमतौर पर दोस्तों जो कमेंट्स आते हैं मैं हर कमेंट को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली लेता हूँ कि यदि मुझे कोई
किसी भी चीज़ के बारे में पॉइंट आउट करता है, बताता है, तो दोस्तों मैं कभी भी उस अपने आलोचना को या फिर क्रिटिसिज्म को नेगेटिव नहीं लेता। और ये सिर्फ यूट्यूब वीडियो के बारे में नहीं है दोस्तों, मैं अपने जो मेरी एक व्यक्तिगत राय है या जो मेरी पर्सनल लाइफ है मैं उसके बारे में भी बात करूँ तो मैं कभी भी जो आलोचना है, क्रिटिसिज्म है, उसको मैं कभी नेगेटिव नहीं लेता। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि यदि हमारी कमी के बारे में कोई बात बताता है तो ये हमारे लिए ही बेटर है। क्योंकि यदि हमारी कमी के बारे में हमें कोई नहीं बताएगा तो दोस्तों हमें सुधरने का मौका या फिर कह सकते हैं और बेहतर होने का मौका हमें नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि यदि कोई मेरी कमी को बताता है, मान लीजिए मैं कोई कई बार पढ़ाते हुए दोस्तों गलती हो जाती है, बिल्कुल बड़ी कॉमन सी चीज़ें, ना चाहते हुए भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि दोस्तों हर व्यक्ति कभी भी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, हम हमेशा सीखते रहते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, जाहिर सी बात है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी अच्छी तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ, आपकी ग्रामर में हेल्प कर सकूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल ही एकदम 100% करेक्ट होगा। हो सकता है कि उसके अंदर कई सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कि उसमें कुछ कमी भी हो सकती है, जिसके लिए मुझे खेद होता है। और दोस्तों जब आपके कमेंट आते हैं और कई बार जब आप वो चीज़ें बताते हैं तो उस चीज़ को मैं देखता हूँ और मैं सुधारने की कोशिश भी करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं नेगेटिव, जिसके अंदर जो भाषा है वो थोड़ी सी अमर्यादित होती है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा दिल को एक ठेस पहुंचाने वाली चीज़ होती है। तो दोस्तों ये चीज़ थोड़ी सी मुझे ख़राब लगती है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, और मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरी किसी भी बात से कोई ऐसा लगे कि यहाँ पर मेरे से गलती हुई है तो उसके लिए ज़रूर मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों आप कोशिश करें कि यदि मेरे से कई बार मिस्टेक हो जाती है तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर भी किया करें। और उसके अलावा दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊँ। और 2-3 दोस्तों मैं रेगुलरली मैं जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि टाइपिंग करने के दौरान कई बार हिंदी में गड़बड़ हो जाती है, ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। थोड़ी नज़र भी थोड़ी सी कमज़ोर है शायद, उस वजह से भी, या कई बार कह सकते हैं कि कोई भी एक रीज़न है कि वो गलती हो जाती है कई बार। तो लेकिन जैसे ही वो मेरे ध्यान में आती है तो मैं उसको सुधारने की कोशिश भी करता हूँ। तो दोस्तों बस मेरे को यही कहना था कि कई बार कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो थोड़े से, जिनकी भाषा ठीक नहीं होती है। यदि आप कुछ कहना ही चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ये कमी आप उसको बताना ही चाहते हैं तो आप थोड़ा सा एक अच्छे बेहतर तरीके से यदि बताएंगे तो दोस्तों वो बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगेगी। बस दोस्तों आपसे यही कहना था। और बाकी जो लोग मेरे इस चैनल को, आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो फॉलो कर रहे होंगे, तो आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, दिल से एकदम शुक्रिया। और दोस्तों मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि जितने अच्छे हो सके मैं उतनी अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो बनाऊं, और जो लोग खासकर हिंदी मीडियम के लोग हैं उन लोगों को सीखने में हेल्प मिले। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि जो मेरा तरीका है सबसे बेस्ट है या फिर मुझसे बेटर कोई नहीं है। दोस्तों मुझसे बहुत अच्छे अच्छे जो क्रिएटर्स हैं इसी मतलब कि फ़ील्ड में, या मतलब मैं इंग्लिश के बारे में बात करूँ, ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, आप उनको भी फॉलो करते होंगे। लेकिन दोस्तों मेरा अपना कराने का एक तरीका है, और उस तरीके में मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो लोग बिल्कुल ही नए हैं या फिर जो बेसिक लेवल के इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी मीडियम के हैं, या जो लोग शायद काफ़ी कम पढ़े लिखे हैं, या फिर इंग्लिश उनके लिए एक बिल्कुल ही एक काफ़ी वैसा एक वैसी चीज़ है कि जो बिल्कुल ही एक नई चीज़ है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जिस साधारण तरीके से, आसान तरीके से, आसान भाषा से मैं आपको समझा सकूँ। मेरी बस यही कोशिश होती है कि मैं आपको इंग्लिश सीखने में, ग्रामर सीखने में हेल्प करूँ। और दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि मैं आपको एक थोड़ा सा मार्गदर्शन दे सकता हूँ, बाकी तो जो कोशिश है वो आपको ही करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, सीखनी आपको है, और इसी तरह से लोग सीखते हैं। तो दोस्तों बस मेरा यही आपसे कहना था। जो भी आपकी राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।